फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है उसमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है। वो तीनों मेथड हमने डिस्कस किया है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोदी मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम मोदी मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। मोदी मेथड मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखो, ये भी एक ऑप्टिमलिटी टेस्ट ही है। तो जब भी हम मोदी मेथड यूज़ करें या स्टेपिंग स्टोन मेथड यूज़ करें, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि m+n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर m+n-1 इज लेस देन नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है तो ये केस ऑफ डीजनरेसी हो जाएगा। और केस ऑफ डीजनरेसी है तो क्या करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम मोदी मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो देखो, ये कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज मोदी मेथड, एंड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। अगर इस तरह से आपको मेंशन किया हुआ है तो आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन लीस्ट कॉस्ट मेथड से ही फाइंड आउट करना है, एंड ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ मोदी मेथड ही यूज़ करना है अगर मेंशन किया है तो देखो, सबसे पहले ये मैंने एक टेबल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिस्ट कॉस्ट मेथड से मैंने जो IBFS मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है और मुझे इस तरह से कुछ एलोकेशन मिला है। और अब मुझे ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए मोदी मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि m+n-1 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है कि m इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे, A, B, C एंड D मीन्स 4 नंबर ऑफ रो है। उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम M1, M2, M3 एंड M4, 4 नंबर ऑफ कॉलम है। तो 4 + 4 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 7। और नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितने हैं, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मीन्स नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल भी 7 है। मीन्स ये केस ऑफ डिजनरेसी नहीं है। तो हम मोदी मेथड में आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो देखो, मोदी मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले जो टेबल हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया था और हमारे क्वेश्चन में लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमें जो एलोकेशन मिला है वो एलोकेशन के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल ड्रॉ किया है। और आप राइट हैंड साइड एक कॉलम ऐड करोगे जिसका हम हेडिंग लिखेंगे UI, और एक रो बॉटम साइड ऐड करेंगे जिसका हम नाम लिखेंगे VJ। ठीक है, तो हमें U एंड V सारे यहाँ पे U एंड V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसीलिए इस मेथड को हम UV मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर मोदी मेथड मेंशन नहीं किया है और UV मेथड मेंशन किया हुआ है तो आपको याद रखना है कि यही मोदी मेथड ही है। मोदी मेथड का ही दूसरा नाम UV मेथड है। तो देखो, U एंड V का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले तो सब U एंड V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि U एंड V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एलोकेशन सेल का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए हमको ये याद रखना है कि U एंड V यहाँ तक हमें ये देखो, ये U1 हो जाएगा, यहाँ पे U2, यहाँ पे U3, यहाँ पे U4, इसीलिए इसी तरह कॉलम में V1, V2, V3 एंड V4। तो ये जो 8 वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे उसमें से कोई भी एक वैल्यू आप 0 ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू हम 0 ले लेंगे स्टार्टिंग करने के लिए, फिर हम दूसरे हर एक U एंड V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इस तरह से हमने एक ये जो टेबल बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो U एंड V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है, UI + VJ = CIJ। तो I क्या है, I मीन्स नंबर ऑफ रो इंडिकेट कर रहा है, J मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इंडिकेट कर रहा है, एंड CIJ मीन्स यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो C11 मीन्स ये जो सेल है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से बनता है। तो C11 मीन्स यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मीन्स यहाँ पे यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, तो ये 3, जो मैंने येलो मार्क से यहाँ पे यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिकेट किया हुआ है। इसी तरह ये देखोगे तो ये सेल जो है वो सेल फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, तो C14 में बोलूँगा और यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा, 1।
तो इस तरह से हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी एक वैल्यू आप u और v में से कोई भी एक वैल्यू 0 ले सकते हो, लेकिन इन जनरल हम u1 इक्वल टू ही 0 लेते हैं। आप कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको याद रखना है कि u1 की वैल्यू हम 0 लेंगे। अब मुझे बाकी सारी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एलोकेटेड सेल ही यूज़ करना है। तो देखो फर्स्ट रो में मेरे पास u1 की वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट रो में एक एलोकेटेड सेल, ये देखो AM4 है जो एलोकेटेड सेल है, उसी का मुझे यूज़ करना है। तो ये सेल जो एलोकेटेड सेल है वो फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में पड़ता है, और जहाँ पे मेरे पास u1 का वैल्यू है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ui प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये एलोकेटेड सेल है जो फर्स्ट रो है एंड फोर्थ कॉलम है, मीन्स u1 प्लस v4 इक्वल टू C14 लिख सकता हूँ। और u1 जो है, u1 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 0, तो मैं यहाँ पे u1 की वैल्यू 0 रखता हूँ। v4 मेरे पास है नहीं, तो v4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और C14 मीन्स फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, यहाँ पे यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 1, तो मैंने C14 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है 1। तो इस इक्वेशन से आपको देखोगे तो v4 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, तो हम यहाँ पे v4 की वैल्यू 1 रख देंगे। उसी तरह अब देखो फर्स्ट रो में u1 की वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे दूसरा कोई एलोकेटेड सेल नहीं है, लेकिन अब हमारे पास v4 की वैल्यू भी है अवेलेबल। और इस कॉलम में आप देखोगे तो ये भी एलोकेटेड सेल है, तो मैं इस एलोकेटेड सेल का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो थर्ड रो है एंड फोर्थ कॉलम है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि u3 प्लस v4 इज इक्वल टू C314। तो u3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो u3 मुझे फाइंड आउट करना है। v4 की वैल्यू 1 है जो मैं यहाँ पे रखूँगा। C34 की वैल्यू कितनी है, तो कि 6, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट आउट करेंगे हम, तो हमें u3 की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, तो यहाँ पे आप u3 इक्वल टू 5 लिख दोगे। अब देखो ये थर्ड रो में ये एलोकेशन सेल का तो हमने यूज़ कर लिया है, और वैसे भी उसी रो में थर्ड रो में u और v, फोर्थ कॉलम में v4 की वैल्यू भी है हमारे पास। तो हम अब क्या करेंगे, यू रो ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये दो एलोकेटेड सेल है उसका यूज़ करके हम v1 एंड v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u3 प्लस v2, ये जो कॉलम है और ये जो सेल है वो एलोकेटेड सेल है जो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में पड़ता है। तो u3 प्लस वी टू इक्वल टू C32 लिख सकते हैं। u3 की वैल्यू 5 है, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड C32 की वैल्यू कितनी रहेगी 5। ये येलो कलर में जो ना मैंने मार्क किया हुआ है वो है, और यहाँ पे ये जो 5 है वो एलोकेशन यूनिट है, तो वो नहीं लेना है, हमें ये लेना है। तो ये 5 है, तो u3 इक्वल टू 5, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, C32 इक्वल टू 5, तो v2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, तो हम यहाँ पे v2 इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब देखो इसी थर्ड रो में ये जो फर्स्ट सेल है वो भी एलोकेटेड सेल है, मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो मीन्स u3 प्लस v1 इक्वल टू C31। यहाँ पे u3 की वैल्यू 3 है, v1 की वैल्यू कुछ है नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे, और C31 की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, तो 3। तो ये वैल्यू हम पुट आउट करेंगे, और v1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी -2, तो मैं यहाँ पे -2 रख देता हूँ। देखो आपको याद रखना है कि u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं सिर्फ एलोकेटेड सेल का ही यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो v2 कॉलम में मुझे पास v2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है u4 मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। u2 मीन्स ये वाला जो सेकंड रो है जहाँ पे v1 की वैल्यू पे है मेरे पास, एंड u2 की वैल्यू नहीं है लेकिन एक एलोकेटेड सेल है, तो u2 प्लस v1 इक्वल टू C21। तो u2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v1 की वैल्यू है -2 और C21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो u की वैल्यू मिलेगी हमें u2 की वैल्यू 4, तो मैं यहाँ पे u2 इक्वल टू 4 रख दूंगा। उसी तरह अब मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं, u4 की वैल्यू भी बाकी है एंड v3 की वैल्यू भी बाकी है। तो अब आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, u4 प्लस v2 इक्वल टू C42। देखो ये भी एलोकेटेड सेल ही है, u4 प्लस v2, ये सेल की बात कर रहे हैं हम। तो u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v2 की वैल्यू 0 है, और C42 की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो u4 इक्वल टू कितना मिलेगा 3, तो u4 इक्वल टू यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और u4 इक्वल टू 3, u4 इक्वल टू 3 मिल गया, तो हम u4 इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देंगे। अब
एक ही ये सेल बचा है जो थर्ड रो है एंड फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, ये भी एलोकेटेड सेल है, तो उसका हम यूज़ करके V3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इक्वेशन कौन सा आएगा, U4 प्लस V3 इक्वल टू C43। U4 की वैल्यू कितनी है 3, V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C43 की वैल्यू 1 है। अगर ये वैल्यू रखेंगे तो हमें V3 इक्वल टू मिलेगा -2, तो V3 इक्वल टू हम यहाँ पे -2 रख देंगे। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ हमें एलोकेटेड सेल ही यूज़ करना है U एंड V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और एक बार हमने m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल फाइंड आउट किया हुआ है, मीन्स हमें सारी U एंड V की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो अब हम ये U एंड V की वैल्यू जो मिली है उससे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर अनएलोकेटेड सेल। और अनएलोकेटेड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो मैंने स्टेपिंग स्टोन मेथड में बताया था। तो अनएलोकेटेड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे Cij माइनस UI प्लस Vj। अब Cij की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, हम U एंड V की सारी वैल्यू है ही हमारे पास, तो जितने भी अनएलोकेटेड सेल है उसके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको देखना है, तो सबसे पहले हम ऐसा टेबल एक फॉर्म कर देंगे जहाँ पे सारे अनएलोकेटेड सेल है वो मेंशन कर देंगे। देखो जैसे AM1 हो गया, AM2, AM3, उसी तरह BM2, BM3, BM4, CM3, ये सारे हमने अनएलोकेटेड सेल है वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। अब देखो AM1 सेल के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे इक्वेशन क्या यूज़ करना है, Cij माइनस UI प्लस Vj। अब AM1 मीन्स कौन सा रो है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब C11 माइनस U1 प्लस V1। अब C11 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे C11 की वैल्यू है 3, U1 की वैल्यू है 0 एंड V1 की वैल्यू है -2। अगर ये वैल्यू आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा +5। तो AM1 सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, +5। मीन्स ये +5 क्या इंडिकेट करता है, अगर 1 यूनिट हम इस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो 5 यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। तो चलो AM2 सेल के लिए कौन सा बनेगा, तो AM2 सेल क्या है, तो कि फर्स्ट रो, ये सेल फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, C12 इक्वल टू U1 प्लस V2। और C12 की वैल्यू कितनी रहेगी 2, U1 की वैल्यू है 0, V2 की वैल्यू है 0। तो ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा +2। मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर एक यूनिट सेल हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे एलोकेट करेंगे तो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपया बढ़ेगा। चलो AM3 जो अनएलोकेटेड सेल है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड कर, तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, C13 माइनस U1 प्लस V3। C13 मीन्स 4, U1 की वैल्यू 0 एंड V3 की वैल्यू है -2। अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, +6। मीन्स यहाँ पे भी 6 रुपये बढ़ रहा है एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे BM2 सेल है तो BM2 सेल के लिए ये है C22 U2 प्लस V2। अब U2 की वैल्यू है 4, V2 की वैल्यू है 0 और C22 मीन्स वहाँ पे यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ हमने रखा है यहाँ पे, 4 माइनस 4 प्लस 0, तो आंसर क्या मिलेगा 0। इसी तरह हम BM3 सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे। देखो BM3 सेल मीन्स इस सेल की बात करें जो सेकंड रो में पड़ता है एंड थर्ड कॉलम में, जहाँ पे U2 की वैल्यू है 4, V3 की वैल्यू है 2 एंड C की वैल्यू मिलेगी 5। अगर ये वैल्यू हम रखेंगे तो आंसर मिलेगा +3। उसी तरह BM4 सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -2। उसी तरह CM3 की सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो -1। इसी तरह DM1 सेल के लिए आंसर मिलेगा +3 एंड DM4 सेल के लिए आंसर मिलेगा 0। तो देखो ये सारी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिली फॉर अनएलोकेटेड सेल। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होने के चांसेस है, तो कि BM4 सेल में एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने से 2 रुपया कॉस्ट घटेगा, तो और हमारा काम तो क्या है कॉस्ट रिड्यूस करने का ही है, तो एक चांस ये बनता है। और दूसरा CM3 सेल में भी एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने से -1 मीन्स एक यूनिट कम होगा। तो इन दोनों में से कौन से सेल को हमें प्रायोरिटी देना है कि जहाँ पे मैक्सिमम रिडक्शन हो, तो हम पहले BM4 सेल को एलोकेशन देंगे क्योंकि वहाँ पे एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने से -2 रुपये से मीन्स 2 रुपया कम होगा। तो कितना यूनिट कर सकते हैं,
तो उसके लिए हम कैसे करना है, तो देखो स्टेपिंग स्टोन मेथड में भी आप देखोगे तो यही सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिला था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक यही जो स्टेपिंग स्टोन मेथड वाला जो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिली थी, जो हमने लूप बना के फाइंड आउट किया था, ये मैंने हम यहाँ पे रखी है। तो देखो जिस तरह से हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड में किया था, BM4 सेल के लिए 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने से 2 रुपये घटने के चांसेस है, तो हमें यहाँ पे सीधा BM4 सेल के लिए एक लूप सेम स्टेपिंग स्टोन की तरह बनाएंगे। और यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कि माइनस साइन में देखोगे यहाँ पे एलोकेशन है 5, यहाँ पे एक माइनस साइन पड़ेगा जिसका एलोकेशन है 15। तो इन दोनों में से जितना भी मिनिमम हो उतना मैक्सिमम हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और हमें पता है कि 1 यूनिट ट्रांसफर करने से 2 रुपया कॉस्ट घटने वाला है, तो हम 5 यूनिट जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं 5 यूनिट, तो मैं यहाँ पे 5 यूनिट ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब 5 यूनिट ट्रांसफ़र करता हूँ तो आपको याद रखना है, जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे मैं 5 ऐड करूँगा, और जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे 5 माइनस करूँगा। तो देखो यहाँ पे 5 एलोकेशन था और 5 माइनस करना है, तो अब एलोकेशन कितना हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे 5 प्लस है, तो मैं यहाँ पे 5 प्लस करूँगा, मीन्स 15 यूनिट था तो 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20, यहाँ पे नया एलोकेशन हो जाएगा 20 यूनिट। यहाँ पे 15 यूनिट था, माइनस साइन है तो 5 माइनस करूँगा तो यूनिट हो जाएगा 10। तो इस तरह से मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा, तो और ये जो एलोकेशन मिला है अब मुझे, ये मेरे लिए नया एलोकेशन है। अब फिर से हमें यू एंड वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो किस तरह से करेंगे कि एलोकेशन सेल के ऊपर से, और उसके बाद यू एंड वी का यूज़ करके हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले तो देखो फाइंड आउट कर लो कितना मिलेगा, और देखो हमें पहले से ही पता चलता है कि पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना था, तो ये 210। अब मैंने कितना यूनिट ट्रांसफ़र किया, सॉरी 220 था, अब मैंने 1 यूनिट ट्रांसफ़र करने से 2 रुपये कॉस्ट कम होता था। मैंने कितने यूनिट ट्रांसफ़र किए नए सेल में, BM4 सेल में 5 यूनिट, मीन्स 5 इंटू 2 10, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रिडक्शन हो जाना चाहिए। देखो ये एलोकेशन के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो 210 10 यूनिट कम हो गया। तो चलो अब हम आगे और भी यहाँ पे रिड्यूस होने के चांसेस है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। पहले यू एंड वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करना है, U1 की वैल्यू 0 रख देंगे, है ना, U1 की वैल्यू 0 रख दिया। अब मुझे m+n-1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कर दिया है हमने। U1 की वैल्यू 0 रख देंगे। अब ये सेल के लिए क्या होगा, U1 प्लस V4 इक्वल टू C14। अब U1 की वैल्यू 0 है, V4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और C14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर ये वैल्यू पुट आउट करते तो V4 इक्वल टू मिलेगा 1, तो मैं V4 इक्वल टू 1 रख दिया। इसी तरह V4 में एलोकेटेड सेल, इसको हम एलोकेटेड सेल कंसीडर करेंगे। अब तो V4 U2 ये सेल के लिए U2 प्लस V4 U2 प्लस V4 इक्वल टू C24। तो C24 की वैल्यू 3 है, U2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V4 की वैल्यू 1 है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा U2 इक्वल टू 2, तो जो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह U2 प्लस V2 है ना, U2 प्लस V1 होगा, सॉरी मैंने यहाँ से गलती से V2 लिख दिया है, आप ध्यान रखना V1 मैंने बाद में करेक्शन किया हुआ है। तो मीन्स ये फर्स्ट सेल एलोकेटेड है ना, तो V1 लिखेंगे, U2 प्लस V1 इक्वल टू C21। अब U2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C21 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो मैं रख दूंगा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो मैं V1 इक्वल टू 0 रख दूंगा। उसी तरह U3 प्लस V1, अब V1 है मेरे पास, तो ये सेल का हम यूज़ करेंगे, U3 प्लस V1 इक्वल टू C31। अब U3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V1 की वैल्यू 0 है, तो U3 इक्वल टू 3 मिलेगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा, है ना। इसी तरह U3 प्लस V2 मीन्स थर्ड रो है, ये देखो ये एलोकेटेड सेल है, तो इसी का हम मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो U3 इक्वल टू 3, V2 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, एंड C32 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रखेंगे तो V2 इक्वल टू मिलेगा 2, तो हम यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह अब ये सेल का हम यूज़ करेंगे, है ना, U4 प्लस V2 इक्वल टू C42 मीन्स यहाँ पे एलोकेशन कितना है, सॉरी यूनिट कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो C42 इक्वल टू 3 रखेंगे। U4 की वैल्यू प्लस V2 इक्वल टू C42, U4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू C40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो U4 इक्वल टू मिलेगा मुझे 1। अब U4 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे, हमारे पास ये एलोकेशन सेल है
तो U4 प्लस V3 इक्वल टू हो जाएगा C43 और ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1। हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो V3 इक्वल टू मिलेगा 0, तो V3 इक्वल टू 0 हम रख देंगे। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे अनएलोकेटेड सेल के लिए जो पहले किया था। इसी तरह देखो ये पहले अनएलोकेटेड सेल जो है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे और इक्वेशन लिखते जाएंगे। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, Cij माइनस UI प्लस Vj। तो ये इक्वेशन देखो C11 फर्स्ट रो में C11 माइनस U1 प्लस V1। अब C11 कितना है हमारे पास, तो क्या 3, U1 की वैल्यू 0 और V1 की वैल्यू 0। ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमें मिलेगा +3। इसी तरह हर एक सेल के लिए हम फाइंड आउट करते जाएंगे और हम देखेंगे कहीं पे रिड्यूस होने के चांसेस है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि CM3 जो सेल है वहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि CM3 सेल में अगर ये यूनिट ट्रांसफ़र करेंगे तो ₹1 और भी कम होने के चांसेस है। तो एक ही सेल है ऐसा, तो हम इस यूनिट को इस सेल को हम प्रायोरिटी दे के वहाँ पर एलोकेशन करेंगे। देखो ये जो कॉस्ट आपको मिल रही है वो सेम आपको स्टेपिंग स्टोन मेथड में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलती थी वही मिलेगी। तो आप देखोगे तो स्टेपिंग स्टोन मेथड से ये जो मेथड है वो थोड़ा इजी है। तो जब भी अगर मेंशन नहीं किया है तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यही मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो CM3 सेल के लिए हमें फाइंड आउट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन्स वहाँ पे एलोकेशन देंगे। तो CM3 सेल के लिए अगेन हम ऐसा क्लोज लूप बना देंगे जहाँ पे देखो एक यूनिट ट्रांसफ़र करने से ₹1 कम होता है। तो हम मैक्सिमम यूनिट ट्रांसफ़र करने का ट्राई करेंगे। लेकिन जब ये लूप जब आप बनाओगे तो आपको ध्यान रखना कि जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे मिनिमम कौन सा, यहाँ पे माइनस साइन पे एक एलोकेशन है 25 और यहाँ पे माइनस साइन पे एक एलोकेशन है 5। तो इन दोनों में से मिनिमम कितना है 5। तो हम यहाँ पे 5 यूनिट ही मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो इस सेल में मैं 5 यूनिट ट्रांसफ़र करूँगा तो जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे +5 करेंगे, जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे -5 करेंगे। देखो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं था तो 0 + 5 5 हो जाएगा। तो मैंने 5 यहाँ पे एलोकेशन किया। यहाँ पे माइनस साइन तो 25 - 5 कितना बचेगा 20। यहाँ पे प्लस करना है 15 + 5 मीन्स 20। यहाँ पे 5 माइनस करना है तो हो जाएगा 0। देखो तो ये मेथड हो गया। और आप जो एलोकेशन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो इस रो में डिमांड कितना था 20 जो यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब रो एंड कॉलम भी 10 + 5 15, 20 + 0 + 5 25। उसी तरह कॉलम वाइज भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हमें मिल गया, दूसरा एलोकेशन मिल गया है। अब दूसरे एलोकेशन से हम फिर से चेक करेंगे कि देखो एक यूनिट ट्रांसफ़र करने से ₹1 कम होता था। हमने 5 यूनिट ट्रांसफ़र किया तो ₹5 कम होगा। पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था 210, अब कितना हो जाएगा 205 होने ही चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो। देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करो 20 × 1 10 × 2 5 × 3 20 × 3, ये सब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 205। तो देखो ₹5 कम हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, यू एन वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब यू एन वी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जगह पे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। मीन्स अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो हर जगह पे या हर अनएलोकेटेड सेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो हमारे लिए ये काम का नहीं है। इसका मतलब जो आगे हमने जो टेबल फाइंड आउट किया था यही ऑप्टिमम टेबल है। और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस प्रॉब्लम के लिए कितना होगा 205 यूनिट, इससे और कम होने के चांसेस नहीं है। तो आपको याद रखना है यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और हमारा लिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 205। अगर एग्ज़ाम में मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्टेपिंग स्टोन मेथड है वो थोड़ा टफ है, लेंथी है। इससे अच्छा मोदी मेथड जो है आपको सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इजीली दे देता है। तो हम मोदी मेथड ही यूज़ करेंगे। और दूसरा याद रखना है, जहाँ पे हमने इक्वेशन मैंने यहाँ पे बार बार लिख के आपको समझाया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हर एक बार इक्वेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यू एन वी की वैल्यू आप प्रैक्टिस करोगे एक दो न्यूमेरिकल तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये ज़्यादा लेंथी भी प्रोसेस नहीं है एंड ईजी भी है। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल केसेस, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो स्पेशल केसेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर सप्लाई एंड डिमांड सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करेंगे,
और दूसरा हमने देखा कि m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल होने चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना है। और दूसरा एक होता है कि यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें रिड्यूस करने की ही बात करते हैं। कभी हम मैक्सिमम, मान लो कोई प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमाइजेशन केस का अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो ये तीनों जो स्पेशल केसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।